यही कि इस दौर की औरत अपने पसंद के मर्द में क्या चाहती है, इसकी ये पसंद किस हद तक हुई है। क्या इस दौर की औरत भी उस एहसास का शिकार है कि इसका मर्द इसी की मलकियत रहना चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। मेरा ख्याल है हर औरत की अव्वलीन ख्वाहिश यही होती है, और अगर इसका मर्द इस बात से इन्हिराफ करे तो वो इस मर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो गोल्ड? पिंकी ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं बता चुका हूं पिंकी कि अपनी मालूमात में इजाफे के लिए बराहे करम इन मालूमात को अमली तौर पर आगे बढ़ाने की कोशिश मत करना। मैं तुम्हें इतना ही चाहती हूं गोल्ड जितना इस दौलत को जो मुझे हासिल हो गई है, और मैं इस दौलत को तुम्हारी ज़ात से मुंसलिक करके ही मुकम्मल समझती हूँ। यानी अगर तुम किसी तौर मेरे पास से खो जाओ तो यकीन करो कि मैं इस दौलत से पूरी तरह लुत्फ अंदोज नहीं हो सकती। मैं गर्दन हिलाने लगा। वही अल्फाज प्रोफेसर, बिल्कुल वही जो ज़माना कदीम की औरत के मुंह से अदा होते थे। मुझे लाका भी याद थी और शिकाया भी। लाका ने एक औरत को सिर्फ इसलिए पत्थरों से कुचल कर हलाक कर दिया था कि वो मेरी मंजूर नज़र बन गई थी, और पिंकी भी यही अल्फाज अदा कर रही थी। सर मुंह भी तो फर्क नहीं था उस वक्त के और इस वक्त के इंसान में, सिवाय इसके कि उस वक्त ये तब्दीलियां ना थी जो आज के दौर में आ गई थी। लेकिन इंसान की सोच का मर्द हो या औरत इस सोच से आगे नहीं बढ़ी थी जो कि इब्तदाई दौर की सोच थी। मैं मुस्कुराने लगा और प्रोफेसर इस रात पिंकी ने अपनी मोहब्बत के वो पुरजोश सबूत दिए कि मैं सरशार हो गया, और मैंने भी संजीदगी से यही सोचा कि अगर अदवार की तहकीक में या कम अज कम इस दौर की तहकीक में यह औरत शुरू से आखिर तक मेरे साथ रहे तो मेरा ख्याल है मैं इससे उकता जाऊंगा नहीं, बल्कि यह मेरी बेहतर मुआविन साबित होगी। इस बात को ज़हन नशीन करने के बाद मैंने पिंकी की मोहब्बत का जवाब भरपूर मोहब्बत से दिया, और दूसरी सुबह उसने मेरी आगोश में आंख खोली। वह भी मुझे बेहद मसरूर नजर आ रही थी, इसलिए मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, रात भर में ख्वाब देखती रही गोल्ड। कैसे ख्वाब पिंकी? बस यही कि मैं और तुम फिजाओं में परवाज कर रहे हैं। बादलों के सुरमई गौल हमारे पैरों के नीचे नरम नरम और गुदाज गुदाज से महसूस हो रहे थे। हम इन बुलंदियों पर पहुंच गए थे जो आसमान से भी ऊपर चली जाती, और फिर अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे मैं नीचे गिर रही हूँ। लेकिन तुम मजबूत हाथों ने मुझे संभाल लिया और वह हाथ तुम्हारे थे गोल्ड। मैं नहीं जानता कि ख्वाब क्या हैसियत रखते हैं, मैंने कहा। ओह, तो तुम कभी ख्वाब नहीं देखते? नहीं, ना जाने क्यों मैं ख्वाब नहीं देखता। इसकी वजह यह है कि तुम ठोस और अमली इंसान हो। तुम जो चाहते हो वो कर लेते हो। किसी किस्म की कोई हसरत तुम्हारे दिल में नहीं रहती, और जिन दिलों में हसरत न हो वो ख्वाब नहीं देखते। मुमकिन है यही बात हो। अब देखना यह है गोल्ड के मंजिल तक कम पहुंचते हैं। मैं तो शिद्दत से बेचैन हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि ग्रेट मैन जल्दी से अपने जहाज का लंगर उठा दे और हम किसी ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां हम समंदर के कैदी ना हो। ठीक है, वह वक्त भी जल्दी आ जाएगा, तुम इसके लिए ज्यादा फिक्रमंद न हो, मैंने कहा, और पिंकी मसरूर अंदाज में खामोश हो गई। नाश्ता हमें हमारी रहायशगाह पर ही दे दिया गया था, और नाश्ते से हम लोग फारिग हुए ही थे कि एक शख्स अंदर दाखिल हो गया। मिस्टर ग्रेटमैन ने कहा है कि आप लोग अपने कैबिन में कैद रहने की कोशिश न करें। अगर आपका दिल चाहे तो आप जहाज की सैर भी कर सकते हैं। आप खुद को किसी पाबंदी में न महसूस करें। क्या हम जजीरे के अंदरूनी हिस्सों की भी सैर कर सकते हैं? मैंने सवाल किया। इसी सिलसिले में ग्रेटमैन से बात कर लें। अच्छा, एक बात बता दो जनाब, वो शख्स अदब से बोला। तुम लोग जजीरे के अंदरूनी हिस्से में जाते हो? जी हाँ, अगर कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो। क्या जजीरे में आबादी है? बिल्कुल नहीं, बल्कि जजीरे के दरमियानी हिस्से तो बहुत ख़तरनाक हैं। वैशी जानवरों के गौल नजर आते हैं। ये जानवर साहिल की तरफ नहीं आते। कभी देखा नहीं गया, उस शख्स ने जवाब दिया, और मैं खामोश हो गया। ठीक है, हमारी तरफ से ग्रेटमैन का शुक्रिया अदा कर देना, पिंकी ने कहा, और वो शख्स चला गया। बिलाशुबा ये शख्स एक अच्छा इंसान है गोल्ड, वरना अगर ये हम दोनों पर काबू पाने की कोशिश करता तो हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता। हाँ, वो एक अच्छा इंसान है, मैंने जवाब दिया, और फिर हम दोनों जहाज पर बाहर निकल आए। दिन की रोशनी में हमने पूरा जहाज देखा, और फिर दफतन मेरी निगाह एक तरफ उठ गई। मैंने पिंकी को मुखातिब किया और वो चौंक कर मुझे देखने लगी। क्या बात है गोल्ड, वो उस तरफ देखो। पिंकी मेरे इशारे की तरफ देखने लगी, और फिर उसने होंठ सिकोड़े। बैकन, पिंकी ने आहिस्ता से कहा। हाँ, लेकिन ये तो ग्रेटमैन के अताब का शिकार था। मुमकिन है कोई समझौता हो गया, वो बोली। वैसे इस शख्स के बारे में मैं पूरे वसूख से कहता हूँ कि यकीना परवर है, लेकिन मजबूरी है, क्या किया जा सकता है, पिंकी ने कहा। हाँ, ये दूसरी बात है, आओ जरा इससे मुलाकात करें, मैंने कहा। पिंकी पहले तो झिझकी, लेकिन चूंकि मैं आगे बढ़ाया था इसलिए वो भी मेरे साथ ही आगे बढ़ गई, और चंद साथ के बाद हम बैकन के करीब पहुंच गए। बैकन, मैंने उसे आवाज दी और वह चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। पहले तो उसके चेहरे पर शदीद नफरत के तासरात नजर आए,
और फिर वो गहरी एक सांस लेकर पुरस्कून हो गया। हेलो गोल्ड, उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा। कैसे हो? मैंने तमस्कुराना अंदाज में पूछा। ठीक हूं, लेकिन तुमसे शर्मिंदा हूं। ओह, क्या वाकई? मैंने पूछा। हाँ दोस्त, दौलत की हवस वाकई गंदी चीज होती है। मैं बहक गया था, लेकिन हालात ने मुझे संभाल लिया और उसके बाद शायद मैं आइंदा कोई ऐसी हरकत न कर सकूं। तुम्हें एहसास हो गया है। हाँ, अगर हो सके तो तुम भूल भी जाओ। मेरी वजह से मेरे बेहतरीन साथी मारे गए। मैंने ही उन्हें उकसाया था और फिर मैं उनकी जिंदगी भी नहीं बचा सका। चलो ठीक है, तुम्हें एहसास हो गया, ये काफी है। ग्रेट मैन ने तुम्हें माफ कर दिया है। हाँ, खिलाफ असूल, वरना वो किसी को माफ नहीं करता। हमें भी खुशी है बैकन, मैंने खुलूस दिल से कहा और बैकन ने हमारा शुक्रिया अदा किया और उसके बाद हम काफी देर तक उससे गुफ्तगू करते रहे। पसंद करो तो मेरे साथ एक एक कप काफी पियोगे? हाँ, क्या हर्ज है, आओ पिंकी, मैंने कहा। पिंकी भी अब बैकन की तरफ से मुतमईन हो गई थी, चुनाचे वह हमारे साथ चल पड़ी। बैकन के कैबिन में पहुंचकर हम बैठ गए। जदीद ज़माने की इस्तिलाहात भी अब मुझे याद आ गई थी और इन सारी चीज़ों से कोई अजनबियत नहीं रही थी जो मेरे सामने आ चुकी थी। बैकन ने काफ़ी का बंदोबस्त किया और फिर हमारे सामने बैठ गया। तुम्हारी शख्सियत मेरे लिए बेहद पुरस्कार है गोल्ड। क्यों? तुम्हारी बेपुनाह कुव्वत है। बिलाशुबा तुम कोई मशीनी इंसान मालूम होते हो। मुझे सख्त हैरत है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिस पिंकी ने किसी रोबोट को अपना साथी बना लिया हो? पिंकी हंसने लगी थी। ये रोबोट गोश्त पोस्ट का है, ज़हीन और फौरी अमल करने वाला। पिंकी ने जवाब दिया और हमारा दोस्त बैकन हंसने लगा। फिर उसने पूछा, तुम लोगों का मुस्तकबिल के बारे में क्या ख्याल है? मुस्तकबिल का फैसला तो यहां से जाने के बाद ही हो सकता है, पिंकी ने जवाब दिया। क्या तुम लोगों की कोई खास मंजिल है? अभी तक नहीं। हाँ, हमें ग्रेट मैन किसी ऐसी जगह छोड़ देगा जहां से हम अपनी नई जिंदगी का आगाज कर सकेंगे, तो इसके बाद किसी मंजिल का तयन भी किया जा सकता है। ग्रेट मैन वाकई ग्रेट है और मेरा ख्याल है अब जहाज को यहां से रवाना होने में ज्यादा दिन भी नहीं लगेंगे, क्योंकि ग्रेट मैन को यहां आए हुए काफी अरसा गुजर गया है। लॉन्च से तुम्हारा माल जहाज में मुंतकिल कर दिया गया है। बस थोड़ी देर के बाद लॉन्च तबाह कर दी जाएगी। ग्रेट मैन ने अपने लोगों को इस बात का हुक्म दे दिया है। लॉन्च तबाह करने के बाद मेरा ख्याल है ग्रेट मैन ज्यादा इंतजार नहीं करेगा, क्योंकि कुछ दूसरे मसाइल भी हमारे सामने होते हैं। जो कुछ उसके हाथ लग गया है उसे ही लेकर यहां से चला जाएगा और फिर शायद कुछ अरसा के बाद इस जगह का सफर दोबारा शुरू किया जाए। यूं तो हमारे जहाज यहां आते ही रहते हैं, लेकिन इस बार ग्रेट मैन खुद ही इस तरफ निकल आया था और शायद यही तुम दोनों लोगों की खुशकिस्मती थी, वरना मेरी नीयत तो खराब हो चुकी थी। बैकन ने मुस्कुराते हुए ये अल्फाज कहे और मुझे इस बात का यकीन हो गया कि कम अज कम इस वक्त वह हमसे मुखलिस है। और प्रोफेसर, मेरा सदियों का तजर्बा इतना था कि मैं झूठ और सच की पहचान बासानी कर सकता था। काफी देर तक हम बैकन के साथ बैठे रहे, फिर उससे इजाजत लेकर चले आए। जहाज के अर्शे के उस हिस्सा की तरफ खड़े होकर हमने अपनी लांच की तानीब देखने की कोशिश की। हम बराह रास्त उसे यहां से नहीं देख सकते थे, लेकिन धमाके की आवाज तो हमारे कानों तक पहुंच ही गई थी। ग्रेट मैन ने वो लांच तबाह करा दी थी। फिर उसके बाद हम वहां न रुके और वापस अपने कैबिन में आ गए। यूं जहाज के शब रोज जारी रहे। ग्रेट मैन 5 रोज तक इसी साहिल पर रहा और उसके बाद उसने लंगर उठाने का हुक्म दिया। जहाज ने साहिल छोड़ा तो एक बार फिर पिंकी मुसर्रत से मुस्कुरा उठी। हमारी जिंदगी का आगाज होने जा रहा है गोल्ड, और जब हम खुशकी पर कदम रखेंगे तो तुम जानते हो हमारी हैसियत क्या होगी? मैं नहीं जानता पिंकी, मैंने जवाब दिया। हम थोड़े अरसे में शोहरत याफ्ता लोगों में शुमार होंगे। मैं तो कहती हूँ कि हमें अपनी कोई सनत बेकायम करनी चाहिए। और हाँ, तुम ये ना सोचना कि मैं अपना वादा भूल चुकी हूँ। मैंने तुम्हें दुनिया दिखाने का वादा किया है। मैं तुम्हें मुल्क मुल्क की सैर कराऊंगी, लेकिन इसके साथ साथ ही अपनी दौलत को भी हम महफूज करने का कोई माकूल तरीका इख्तियार कर लें तो क्या हर्ज है? क्यों नहीं, लेकिन वो मुनासिब तरीका क्या होगा? हम किसी कारोबार की बुनियाद डालेंगे और अगर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में हमारे दौरे कारोबारी नौयत से हों तो तफरीह का लुत्फ दोबाला हो सकता है, यानी कारोबार का कारोबार और सैर की सैर। और मैं तुम्हें इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में तुम्हारे जहन में तजस्सुस मौजूद है। ठीक है पिंकी, मैं तुमसे हर ताउन के लिए तैयार हूँ, मैंने जवाब दिया। और पिंकी मुसर्रत से गर्दन हिलाने लगी। उसकी आंखों में मुस्तकबिल के ख्वाब गर्दिश कर रहे थे। समुद्री जहाज का तवील सफर मेरे लिए अजनबी नहीं था। इससे कबल भी मैं बहुत सारे लोगों के साथ समंदर का सफर कर चुका था। गो जहाज दकिया नूसी किस्म के थे, बड़े बड़े बादबानों से चलने वाले, और जब हवाएं बंद हो जाएं तो समंदर में ठहर जाने वाले। और इस वक्त इंसान की शामत आ जाती थी, क्योंकि बड़े बड़े जहाज़ों को चप्पुओं की मदद से आगे बढ़ाना काफ़ी मुश्किल काम था। जहाज़रां ऐसे ज़र खरीद गुलामों को अपने साथ रखते थे जिनकी कोई अहमियत नहीं होती थी। ये गुलाम जहाज चलाने की कोशिश में मर भी जाते थे और इन्हें समंदर में फेंक दिया जाता था, गोया वो इंसानी जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ का वो ज़रिया नहीं रखते थे जो दूसरों को हासिल था।
लेकिन आज के दौर में गुलाम की जरूरत न थी, बल्कि गुलामों का तस्वुर भी खत्म हो चुका था। तरक्की के इस दौर को हम एक बेहतर दौर भी कह सकते थे। मशीनी गुलाम जहाज को आगे बढ़ा रहे थे। अब ये बात नहीं कही जा सकती थी कि इंसान मशीन का गुलाम है या मशीन इंसान की गुलाम। गुलाम का तायुन करना मुश्किल था, क्योंकि बाज दफा इंसानों को इस जगह माजूर समझा जाता था जहां जहां मशीनें अपना अमल छोड़ देती थी। इस तरह वो मशीनों के मोहताज हो गए थे। इसके बावजूद मैं इंसानी जहन को ज्यादा फोकियत देता था, क्योंकि मशीन की ईजाद इसी जहन की पैदावार थी। इंसान ने अपना आका पैदा किया था या अपना गुलाम, इसका फैसला जरा मुश्किल ही था। लेकिन प्रोफेसर मशीनी आका या मशीनी गुलाम पैदा करके इंसान को जो फायद हासिल होते थे उनसे इनकार नामुमकिन था। समुद्री जहाज का तवील सफर खत्म हो गया। हम लोग जिस जगह उतरे थे वो एक जदीद तरीन बंदरगाह थी। जहाज बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया और छोटी छोटी लांचें इंसानों को साहिल की जानिब ले जाने लगी। तब हमारे दोस्त क्रेटमैन ने हमसे अलविदाई कलमात कहे। तो मेरे दोस्तों, मुझे यकीन है कि तुम्हारी वो बददिली खत्म हो गई होगी जो बैकिन की वजह से पैदा हो गई थी। उसने खलूस दिल से मुझसे मुआफ़ी मांग ली थी, और क्योंकि वो मेरे काम के आदमियों में से था इसलिए मैंने उसे मुआफ़ कर दिया। मुझे यकीन है कि तुम भी अब उसकी ज़्यादती को जहन से निकाल चुके होगे। तो फिर बेहतर मुस्तकबिल लेकर इस दुनिया में जाओ। मैं भी तुम्हारे लिए अच्छाइयों की दुआ करता हूँ। शुक्रिया ग्रेटमैन, तुम अपने नाम की तरह ग्रेट हो और मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। पिंकी ने उसे हाथ मिलाते हुए कहा। और हैरत अंगेज शख्स, मैं भी तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। तुम इन अनोखे लोगों में से हो जो समझ में नहीं आते। उसने मुस्कुराते हुए कहा और मैंने भी मुस्कुराने पर इक्तिफा किया। मैं और पिंकी चमड़े के बक्स हाथों में उठाए हुए वहां से आगे बढ़ाए। ये जदीद तरीन शहर था। इस शहर से कहीं ज्यादा खूबसूरत है जहां मेरी मुलाकात टोनी या गुलजमा से हुई थी। जदीद तरीन मशीनों और खूबसूरत इमारतों से आबाद ये शहर मुझे बेहद हसीन लगा। इसकी इमारतें इतनी बुलंद थीं कि इन्हें देखने के लिए सर बिल्कुल ऊपर करना पड़ता था, तब भी सर नजर न आता था और इन इमारतों में लोग मौजूद थे। मैं पिंकी से मुताहिराना लहजे में पूछता रहा, पिंकी, इन इमारतों की बुलंदी तक पहुंचने का क्या जरिया है? लिफ्ट, पिंकी ने जवाब दिया। लिफ्ट क्या होती है? और डियर, मैं तुम्हें इन तमाम चीजों की सैर कराऊंगी। तुम देखोगे कि इंसानी जहन कहां तक पहुंचा है। ये पेरिस है, जदीद तरीन शहर, वो शहर जिसकी खूबसूरती बेमिसाल है। बिलाशुबा इंसानी जहन बहुत आगे पहुंच चुका है। पहले भी इमारतें बनाई जाती थीं, वो महल जो अपनी नज़ीर आप थे। मैंने पुरख्याल लहजे में कहा और फिर चौंक पड़ा। मैं एक बार फिर पिंकी को शुबा की दावत दे रहा था। अगर मैं इन महल्लात का चशमदीद गवाह होने का ऐलान कर देता तो पिंकी फिर उलझ जाती। एक आहिनी घोड़ा, जैसे ये लोग कार कहते थे, हम लोगों को लेकर चल पड़ा और पिंकी ने खूबसूरत होटल में कयाम किया। इस खूबसूरत होटल में मैंने वो मशीनी सीढ़ी भी देखी जिस पर हम खड़े हो गए तो वो कदम हिलाए बगैर हमें लेकर ऊपर पहुंच गए। और प्रोफेसर, मैंने एक बात शिद्दत से महसूस की। जदीद इंसान ने अपने आप को बिल्कुल बेदस्तो पा कर लिया है। वह पांव हिलाने में भी आराम महसूस करता है। अलबत्ता एक बात का मैंने अंदाजा लगा लिया था, वो ये कि आने वाले दौर का इंसान जिस्मानी तौर पर कथी माजूर होगा, और ये माजूरी बेहतर तो ना होगी। वक्त की कमी और जिंदगी के हंगामों की तेजी अगर इसकी साख्त पर असरअंदाज हो जाए तो ये कोई बेहतर बात तो ना थी। मैंने इस बात को अपने जहन में कबूल ना किया, लेकिन इसका इजहार इन लोगों से करना बेकार था। मैं जो सदियों से गुजरा हुआ था, मैंने सदियों इंसानी जद्दोजहद देखी थी। इंसान को उस शक्ल में देखकर मैंने ये अंदाजा लगाया कि अब यह जद्दोजहद इस मंजिल में दाखिल हो चुकी है जहां इंसान अपने कत्ल पर आमादा है। वो अपने आप को मशीनों का मोहताज बना दे रहा है। फिर जब मुझे मौका मिला तो मैंने इसकी तस्दीक सितारों से भी की। हाँ प्रोफेसर, मेरे दोस्त सितारे जो शायद मुझसे भी तवील उम्र रखते थे और जो शायद मुझसे ज्यादा तजर्बाकार थे, इसी अंदाज में अपनी अपनी जगह मुस्कुराते थे। जब मैंने समंदर के किनारे उनसे आने वाले दौर के बारे में सवाल किया तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया, हाँ एक वक्त ऐसा आएगा जब इस दुनिया पर मशीनों की हुकूमत होगी। इंसान इन मशीनों को ईजाद कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में मशीन इंसानों पर हावी हो जाएगी। इंसान इन मशीनों के हाथों फना हो जाएंगे, वो अपनी काविशों का शिकार हो जाएंगे और उसके बाद मशीनें इन पर हुक्मरान होगी। तो क्या इस दौर में इंसानी जहन अपनी जद्दोजहद, अपनी सोच खो बैठेगा? मैंने सवाल किया। नहीं, इसकी सोच ही इसे इस मंजिल तक ले जाएगी। क्या मशीनें इस पर काबज हो जाएंगी? तो हम इस दौर को क्या कहेंगे मेरे दोस्तों? मैंने सितारों से पूछा। आखिरी दौर, इस दुनिया का आखिरी दौर। हर चीज की इब्तिदा होती है और फिर वो इंतहा तक पहुंच जाती है। तो क्या तुम इस इंतहा की कोई मायात मुकर्रर कर रहे हो? नहीं, सितारों ने जवाब दिया और मैं खामोश हो गया। चाहे यहां वो भी लाइल थे। एक बात, दफतन फरोजा ने दरमियान में मुदाखलत की और
मैं चौंक कर उसकी जानिब देखने लगा। हाँ, तो तुम उस होटल में थे। वहां सितारे तुम्हारे हाथ कहाँ से लग गए? यह उससे कुछ बाद की बात है फरोजा, यानी कुछ अरसा बाद जब मुझे सितारों को पढ़ने का मौका मिला था। और गोया ये उस वक्त की बात है जब तुम होटल में जाकर मुकीम हो चुके थे और उसके बाद तुम्हें मौका मिला। हाँ, मैंने जवाब दिया। ठीक है, मैं मुआफ़ी चाहती हूँ, तुम अपनी गुफ्तगू जारी रखो, फरजाना ने कहा। और मैं मुस्कुरा कर फरोजा की जानिब देखने लगा। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, यह जगह जिसे पेरिस का नाम दिया गया था मेरे तजर्बात में बेपनाह इजाफे का बाइस बनी। होटल की जिंदगी भी बड़ी अजीब थी। मेरी निगाहों में बहुत सी चीज़ें नुमाया हो गई थी। मैंने महसूस किया था कि बदलते हुए अदवार के साथ औरत का ज़हनी मायार भी बदल गया है और इसकी औरत ज़माने कदीम की औरत से बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुकी है। पहले भी रानियाँ हुआ करती थीं और वह अपनी फितरत में अजीब व गरीब खसूसियात रखती थीं, लेकिन बहरसूरत जिस्मानी पोशीदगी तहजीब का एक हिस्सा ही समझी जाती थी। लेकिन नए दौर का इंसान ज़हनी तौर पर बरतर व आला होने के बायस शायद बरहनगी के फ़ायद को अच्छी तरह समझ गया था। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि इसने सिर्फ औरत ही को बरहना रखना क्यों ज़रूरी समझा था। वो खुद औरत के अंदाज में बरहना नहीं हुआ था। और प्रोफेसर, मैंने अपने तौर पर तजिया किया तो कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ निगाहों के सामने आए। औरत मर्द का शिकार रही है और शायद रहती दुनिया तक रहे। मर्द ही ने इसके लिए नित नए और नए अंदाज मुंतखब किए। औरत अपने आप को इस अंदाज में ढालती चली आई। मर्द ने इसके जहन को इन चीज़ों के खूबसूरत होने का एहसास दिलाया जिनसे इसकी कशिश में इजाफा हो सके, और औरत ने इस तलब और इस एहसास को महसूस किया और उसे अपने तौर पर पसंद भी कर लिया, इस बात से बेनियाज होकर कि खुद इसकी शख्सियत मर्द की इस ख्वाहिश में लिपट कर किस तरह मसख हो जाती है। चुनाचे पेरिस की औरत खास तौर से लिबास के मामले में बहुत ही मुख्तसर थी। हर जगह दौरे कदीम का हुस्न नजर आ जाता था और दरमियानी ज़माने में जबकि औरत छुप चुकी थी और इसकी दिलकशी पर्दे के पीछे हो गई थी, ये खूबसूरती नहीं रही थी जो इस ज़माने में फिर आम हो गई थी। लाका के दौर की दूसरी बात है, उस वक्त तो इंसान कपड़े से रोशनास भी नहीं हुआ था। उस वक्त तो सिर्फ दरख्तों के पत्ते, छालों और जानवरों की खालों से जिस्म को ढकने का काम लिया जाता था। लेकिन अब जिस्म इस अंदाज में ढका जाता था कि कुछ और नुमाया हो जाए। इस दौर की औरत यही सब कुछ कर रही थी और मर्द इस बात से खुश था। और जब मर्द खुश हो तो औरत को क्या पड़ी है कि खुद को पोशीदा रखने की कोशिश करे। सो इन मनाजर ने मुझ पर भी उसी अंदाज में असर किया था जिस अंदाज में होना चाहिए था। मुझे यूं लगा जैसे पिंकी अब अपने अंदर कोई दिलकशी न रखती हो। पिंकी से दिलकश बेशुमार लड़कियां मौजूद थीं और यह एहसास चंद ही रोज में जागा था। खास तौर से इसलिए कि जब भी मैं होटल के निचले हिस्से में उस जगह आता जहां दूसरे लोगों से मुलाकातें होती थीं तो लड़कियां मेरे गिर्द चकराने लगती थीं। बेशुमार लड़कियों ने मुझसे कुर्बत हासिल करने की कोशिश की और इस कोशिश में उन्होंने किसी तकल्लुफ से काम नहीं लिया था। इन्होंने खुले अल्फाज में मुझसे इजहार पसंदगी कर दिया था और मेरी कुर्बत की ख्वाहिश की थी। लेकिन प्रोफेसर पिंकी मुझे पहले ही बता चुकी थी कि अंदाज में तब्दीली ज़रूर हो गई है लेकिन एहसास में कोई तब्दीली नहीं हुई। यानी वो किसी दूसरी लड़की को मेरे करीब देखना पसंद ना करेगी और मैं पिंकी से इस वक्त तक कोई बिगाड़ नहीं करना चाहता था जब तक कि वो मुझे दुनिया दिखाने की ख्वाहिश पूरी करने में एतराज़ न करे। और यूं लगता था जैसे पिंकी मेरी कुर्बत में अपने आप को बहुत अमीर महसूस करती हो। दोनों तरफ मर्दाना हुस्न, दोनों चीज़ें उसे हासिल थीं और वो इन्हें खोना नहीं चाहती थी। और इस शाम मैं और पिंकी दोनों साथ साथ होटल के निचले हिस्से में आए थे तो यूं हुआ कि चंद अफराद पिंकी के करीब पहुंच गए और उन्होंने उसकी शान में कसीदा ख़्वानी शुरू कर दी। खातून, आपकी सूरत एक ऐसी मुअज़्ज़ज़ हस्ती से मिलती जुलती है जिसका नाम हम बड़े एहतराम से लेते हैं। क्या हम पूछ सकते हैं कि आप वही हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? डुच ऑफ विंडियाना की, उस शख्स ने जवाब दिया। ओह अफसोस, मैं वो नहीं हूँ, पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन खातून, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। बराए करम, क्या आप मुझे बताएंगी कि आप इसी होटल में मुकीम हैं? जी हाँ। तब बराए करम आप हमें थोड़ा सा वक्त दें, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। जैसा आप पसंद करें, पिंकी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा और फिर मुझसे बोली, आगोल्ड जरा चलकर अपने कमरे में इन लोगों से गुफ्तगू कर लें। नहीं खातून, इस वक्त किसी और की मुदाखलत हमें गवारा ना होगी। हम अखबारी नुमाइंदे हैं, हम आपकी तस्वीर और आपका इंटरव्यू अपने अखबार में शाया करेंगे और बताएंगे कि डुच ऑफ विंडियाना की एक हम शक्ल मौजूद हैं जो किसी भी तरह हुस्न जमाल में और दौलत में शायद इनसे कम नहीं है। इस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा जो आगे बढ़ बढ़ कर पिंकी से गुफ्तगू कर रहा था। क्या तुम मुझे इजाज़त दोगे गोल्ड? मैं थोड़ी देर इन लोगों से गुफ्तगू कर लूँ? क्यों नहीं, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, मैं यहाँ बैठा हूँ, मैंने कहा। और पिंकी मुस्कुराती हुई उन लोगों के साथ ऊपर चलेगी। मैं होटल के उस हिस्से में आ गया जहाँ हमेशा दूसरे लोग बैठे रहा करते थे और जहाँ खाने पीने की चीज़ें मेज़ों पर ला कर रखी जाती थी। यूं ही मैं बैठा एक शख्स मेरे करीब पहुँच गया। क्या पेश करूँ जनाब? उसने पूछा। मैं नहीं जानता, जो कुछ दिल चाहे ले आओ।
मैंने किस कदर झुंझलाए हुए अंदाज में कहा। भला मैं इसे क्या बताता कि वो मेरे सामने क्या पेश करे। वो शख्स चंद साथ मुझे अजीब सी निगाहों से देखता रहा, फिर चला गया और उसके बाद उसने एक खूबसूरत गिलास में एक मशरूब लाकर मेरे सामने रख दिया। मैंने सोचे समझे बगैर उसकी चुस्की लगाना शुरू कर दी और चंद ही साथ गुजरे थे कि दो खूबसूरत लड़कियां उठकर मेरे नजदीक आ गईं। क्या आप यहाँ बैठने की दरख्वास्त कर सकती हैं? आप यहाँ क्यों बैठने चाहती हैं? मैंने पूछा। आपसे कुछ गुफ्तगू करने की ख्वाहिशमंद है, तो फिर तशरीफ रखिए और बताइए क्या कहना चाहती हैं। आपका ताल्लुक कौन से मुल्क से है? इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। क्यों? इसलिए कि बताना नहीं चाहता, मैंने नाखुशगवार अंदाज में कहा। और शायद हमारी आमद आपको नागवार गुजरी है। दरअसल आपकी शख्सियत इस कदर पुरकशिश है कि हम मजबूर हो गए। किस बात से मजबूर हो गई? आपसे मुलाकात करने पर मेरे दोस्त का ख्याल है कि आप फ्रांसीसी नहीं हैं। हम दोनों ने शर्त बदली है। मैंने खामोशी से अपने सामने रखे मशरूब के आखिरी घूंट लिए और खाली गिलास मेज पर रखते हुए कहा, देखिए खातून, मुझे आप लोगों से गुफ्तगू का सलीका नहीं है। मैं नहीं जानता कि औरतों से किस तरह गुफ्तगू की जाती है, इसलिए मेरी बातें आपको ज्यादा पसंद नहीं आएगी। और डियर, यही तो आपकी गुफ्तगू और आपकी शख्सियत की खूबी है। जरा जल्दी से बता दें कि आप फ्रांसीसी तो नहीं है? नहीं। देखा जॉन, मैं जीत गई। दूसरी लड़की खुशी से उछल पड़ी। हाँ तुम जीत गई, लेकिन जनाब फिर आपका ताल्लुक कहां से? पहली लड़की ने किसी कदर खिजालत से कहा। आसमान से। मैंने नहायत संजीदगी से जवाब दिया और दोनों लड़कियां हैरत से मेरी शक्ल देखने लगी, गोया आप किसी सियारे के बाशिंदे हैं।